हाय एवरीवन। तो बहुत ही जल्द अब आपका नया साल आने वाला है और इस नए साल में आपके इनकम टैक्स, जीएसटी और टीडीएस में कई सारे मेजर चेंजेस हैं जो कि 1 जनवरी 2025 से आप पे एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो इन चेंजेस के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आज की जो ये वीडियो है वो लंबी ज़रूर है लेकिन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट है टीसीएस ऑन लग्जरी गुड्स। तो अब यदि कोई मोटर व्हीकल आपके द्वारा परचेज की जाती है तो उस मोटर व्हीकल पर टीसीएस गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है 1% से। तो अब इस सेक्शन में एक और नया एडिशन हुआ है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड और लग्जरी गुड्स के केस में भी टीसीएस एप्लीकेबल कर दिया है। तो अब यदि 1 जनवरी 2025 से यदि आपके द्वारा कोई लग्जरी गुड्स परचेज किया जाएगा तो उस केस में भी 1% से टीसीएस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाएगा कि कौन कौन से लग्जरी गुड्स है जिस पे टीसीएस एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है अपडेटेड आईटीआर। तो अब आपके असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जो आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो थी 31 जुलाई 2024। लेकिन यदि आपने उस ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की है तो अभी भी आपके पास मौका है। आप 31 दिसंबर 2024 से पहले अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं और यदि आपने आईटीआर फाइल कर दी है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 31 दिसंबर 2024 की डेट भी मिस कर देते हैं तो उसके बाद आपको अपनी आईटीआर यू ही फाइल करनी पड़ेगी, अपडेटेड आईटीआर जिसे बोलते हैं। अब इस आईटीआर में आप ना तो रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ना ही अपनी कोई टैक्स लायबिलिटी है उसको चेंज या रिड्यूस कर सकते हैं और ना ही आप अपने लॉस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस केस में यदि आप अपनी आईटीआर यू फाइल करते हैं तो आपको कई सारे लॉस हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप 31 दिसंबर 2024 से पहले अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं लेट फीस के साथ में। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर करेक्शन इन टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न। तो पहले क्या होता था कि यदि आपके द्वारा कोई टीडीएस का रिटर्न या टीसीएस का रिटर्न फाइल किया जाता था और उसमें अगर कोई मिस्टेक हो जाती थी तो उस मिस्टेक को आप कभी भी रेक्टिफाई कर सकते थे करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करके। अब यहाँ पे बजट में गवर्नमेंट ने इसके लिए एक टाइम लिमिट है जो कि सेट कर दी है, यानी कि आपके द्वारा आप जिस ईयर में रिटर्न फाइल किया जाता है उसके 6 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपनी रिटर्न जो है उसको करेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अगर कोई टीडीएस या टीसीएस का रिटर्न फाइल किया गया है तो उसके 6 ईयर आपके कंप्लीट होते हैं 31 मार्च 2025, यानी कि 6 साल कंप्लीट होने के बाद आप टीडीएस और टीसीएस के रिटर्न में किसी भी तरह का कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो यदि आपकी भी कोई टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न है जो कि पेंडिंग है 2018-19 से, तो आप उसको 31 मार्च 2025 से पहले करेक्ट जरूर कर लें। नेक्स्ट अब आपके जो बजट 2024 प्रेजेंट किया गया था उस बजट में इनकम टैक्स में आपके कई सारे मेजर चेंजेस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किए गए हैं और ये चेंजेस आपके 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो उसमें फर्स्ट है आपके चेंजेस इन न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यहाँ पे अगर आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो आपकी जो टैक्स स्लैब है वो चेंज हो गई है, यानी कि आपकी इनकम 0 से 3 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना है। 3 से 7 लाख की इनकम पे 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। इनकम 7 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। 10 लाख से 12 लाख है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख है तो 20%, और यदि आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 30% से टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना है। लेकिन साथ ही आपको न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 रुपये की जो रिबेट है वो भी मिल जाती है 87A में। तो न्यू रिजीम में यदि आपके द्वारा रिटर्न फाइल किया जाता है तो वहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी मिल जाता है और उसके बाद ही आपके टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है एज पर नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चेंजेस आपके फैमिली पेंशन में हुआ है। यदि आपके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल की जाती है तो वहाँ पे 15,000 रुपये की आपको फैमिली पेंशन की डिडक्शन मिलती है, जिसको कि बजट 2024 में इंक्रीज करके न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 कर दिया है। तो अब यदि आप अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 रुपये की फैमिली पेंशन की डिडक्शन जो है वो अलाउड होगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जहां ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होती है, वही यदि आप अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 से आपको न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होगी। नेक्स्ट है एनहांस्ड एनपीएस डिडक्शन। तो यदि एम्प्लॉयर के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन किया जाता है एनपीएस में तो न्यू टैक्स रिजीम में इसकी जो रेट है उसको 10% से इंक्रीज करके 14% कर दिया है बजट में बेसिक सैलरी का। नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स रेट। तो बजट 2024 में सबसे ज़्यादा जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो आपके कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है उसमें हुए हैं। तो अब यदि आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो जहाँ पे पहले आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था, अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 से यदि आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बजट 2024 से पहले क्या होता था कि अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना पड़ता था और साथ ही आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट
बेनिफिट मिल जाता था। लेकिन अब बजट 2024 के बाद में आपकी जो टैक्स रेट है उसको रिड्यूस करके 12.5% कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एग्जेम्पशन प्रोवाइड की जाती है उसकी जो लिमिट थी 1 लाख रुपए की, उसको इंक्रीज़ करके बजट 2024 में 1,25,000 कर दिया है। तो अब यदि आपके द्वारा शेयर मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 24-25 से कोई ट्रांजेक्शन किए जाते हैं और वहाँ पे यदि आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे आपको 20% से टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे आपको 12.5% से टैक्स देना है, और यहाँ पे आपको साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के संबंध में 1,25,000 रुपये की डिडक्शन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है टैक्स ऑन बायबैक ऑफ शेयर। तो पहले क्या होता था कि कंपनी के द्वारा अगर अपने कोई शेयर बायबैक किए जाते थे तो उस पर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी भी कंपनी की होती थी। लेकिन अब बजट 2024 में ये लाइबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ने शेयर होल्डर पे शिफ्ट कर दी है। यानी कि अब कंपनी के द्वारा अगर कोई शेयर बायबैक किए जाएंगे तो उस पर टैक्स का जो पेमेंट है वो शेयर होल्डर के द्वारा किया जाएगा, और शेयर होल्डर की जो ये इनकम है वो एज ए डिविडेंड इनकम कंसिडर की जाएगी, और इस इनकम पे नॉर्मल जो स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है टैक्स पेयर पे, उस स्लैब के अकॉर्डिंग ही उसकी इनकम पे टैक्स जो है वो चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब यदि आपके द्वारा कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है और उसकी वैल्यू अगर 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ही सेलर को पेमेंट करना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी में एक से ज़्यादा बायर इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे वो कंसिडरेशन देखते हैं कि अगर उनका कंसिडरेशन जो है वो 50 लाख रुपये से कम है, तो उस केस में उनको कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। तो अब यहाँ पे आपको बायर वाइज वैल्यू कंसिडर ना करके आपको प्रॉपर्टी की जो होल वैल्यू है वो कंसिडर करनी है। अगर उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में भले ही आपकी प्रॉपर्टी में 2 बायर हो या 4 बायर हो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट है विवाद से विश्वास 2.0। तो अब ये स्कीम भी आपकी एक्टिव हो गई है, तो आपकी इनकम टैक्स के संबंध में जितने भी पुराने डिस्प्यूट या डिमांड है उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीडीएस एंड टीसीएस टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म। तो एक चेंजेस आपके टीडीएस में भी हुआ है। जब किसी सैलरी एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट किया जाता है तो उसकी जो एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा पहले किसी दूसरे सेक्शन में जो टीडीएस डिडक्ट किया जाता है उसको कंसीडर किया जाता था, यानी कि जो टीसीएस है उसको कंसीडर नहीं किया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बजट 2024 में चेंज करके ये भी अनाउंस कर दिया है कि अगर किसी एम्प्लॉय का किसी दूसरे सेक्शन में टीसीएस है जो कि कलेक्ट किया गया है, तो उसको भी उसकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करते समय कंसिडर किया जाएगा। तो यानी कि अब एम्प्लॉयर के द्वारा सैलरी पे जब टीडीएस की कैलकुलेशन की जाएगी तो उसमें से टीसीएस जो है उसको डिडक्ट करने के बाद ही टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो इससे एम्प्लॉय को एक बेनिफिट ये होगा कि जहाँ पे एम्प्लॉय की पहले अननेसेसरी कैपिटल ब्लॉक होती थी वो ब्लॉक होने से बच जाएगी। नेक्स्ट है रिवाइज्ड टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग आईटीआर। तो पहले क्या होता था कि अगर आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के संबंध में अगर वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपके 10 साल पुराने केस जो है वो ओपन किए जा सकते थे। लेकिन अब इस टाइम लिमिट को गवर्नमेंट ने बजट 2024 में रिड्यूस करके 5 साल कर दिया है। यानी कि अब आपके इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के संबंध में 5 साल से पुराने कोई भी केस जो है वो ओपन नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है टीडीएस ऑन आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो आरबीआई के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं उस पर भी टीडीएस के प्रोविज़न एप्लीकेबल कर दिए हैं। तो अब यदि आपके द्वारा आरबीआई की किसी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और वहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो वो इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी पर मंथ 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में आप पे टीडीएस के जो प्रोविज़न है वो 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। एंड लास्ट है आधार एनरोलमेंट नंबर कैन नॉट बी कोटेड इन आईटीआर एंड पैन एप्लीकेशन फॉर्म। तो बजट 2024 से पहले क्या होता था कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को अपनी आईटीआर फाइल करनी है या फिर मान लो किसी पर्सन को अपने पैन के लिए अप्लाई करना है तो उसके पास अगर आधार एनरोलमेंट नंबर होता था तो उसके थ्रू भी वो अपनी आईटीआर फाइल कर सकता था और पैन के लिए अप्लाई कर सकता था। लेकिन बजट 2024 के बाद गवर्नमेंट जो है उसने मैंडेटरी कर दिया है कि यदि आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी है तो उसके लिए आपको आधार नंबर होना मैंडेटरी है, और या फिर अगर आपको किसी पैन के लिए अप्लाई करना है तो वहाँ पे भी आपके आधार नंबर होना मैंडेटरी है। यानी कि अब आप अपनी आधार एनरोलमेंट आईडी के थ्रू ना तो आईटीआर फाइल कर पाएंगे और ना ही पैन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारे मेजर चेंजेस है जो कि आपके इनकम टैक्स में 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने वाले हैं, इसलिए आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।